हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हम ओबीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन हम पहले ही 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है एंटीनेटल या एंटीपार्टम। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। नेटल का मतलब होता है बर्थ, मतलब बिफोर बर्थ, एंड पार्टम का मतलब होता है लेबर, मतलब बिफोर लेबर, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटीनेटल। एंटीनेटल का पीरियड कॉन्सेप्शन से लेकर के ट्रू लेबर स्टार्ट होने तक का जो टाइम होता है, ट्रू लेबर स्टार्ट होने तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं एंटीनेटल या एंटीपार्टम, मतलब बर्थ के पहले का समय। इसमें 3 टर्म होते हैं। पहला हो गया आपका एंटीनेटल, दूसरा होता है आपका इंट्रानेटल एंड तीसरा होता है पोस्टनेटल। इंट्रानेटल को इंट्रापार्टम भी बोलते हैं, मतलब इन बिटवीन लेबर, एंड पोस्टनेटल को पोस्टपार्टम भी बोलते हैं, मतलब आफ्टर लेबर। ठीक है, तो जो ये इंट्रानेटल टाइम होता है ये होता है ट्रू लेबर स्टार्ट होने से लेकर के प्लेसेंटा डिलीवरी तक। एंड जो पोस्टनेटल का समय होता है इसको हम प्यूपेरियम भी बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है प्लेसेंटल डिलीवरी से लेकर के 6 वीक का समय जो बाद का होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टनेटल। मतलब जो एंटीनेटल है वो हमारा स्टार्ट होगा जैसे ही जो मदर है वो कंसीव कर लेगी, और जब तक कि उसका ट्रू लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए हम बोलेंगे एंटीनेटल। एंड इंट्रानेटल हम बोलेंगे जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से लेकर प्लेसेंटा डिलीवरी तक का टाइम हम बोलेंगे इंट्रानेटल। और पोस्टनेटल जो समय होता है वहाँ पर प्लेसेंटा डिलीवरी हो जाने के बाद स्टार्ट होता है, और उसके बाद 6 वीक का या 1.5 महीने का जो बाद का समय होता है डिलीवरी के, उसको हम बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड, या इसको हम प्यूपेरियम भी कहते हैं। और इन तीनों को मिलाकर एक टर्म हम और यूज़ करते हैं पेरीनेटल। पेरीनेटल अगर हम बोलेंगे तो ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में इसमें आ जाते हैं। तो पेरीनेटल कब से स्टार्ट होता है? पेरीनेटल स्टार्ट होता है आफ्टर वायबिलिटी, आफ्टर फीटल वायबिलिटी। तो आप बोलेंगे कि फीटल वायबल कब हो जाएगा, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए WHO ने 2 गाइडलाइन दी हैं। पहला, एक तो बच्चे का वजन 500 ग्राम हो जाए, और दूसरा जो लेथिसिन और स्पिंगोमाइसिन जो रिलेशन होता है लंग्स के सर्फेक्टेंट का, ये हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, वो 2:1 हो जाना चाहिए, तब हम मानेंगे ये जो फीटल है ये वायबल है। ठीक है, और ये जनरली हमारा 22 वीक्स में हो जाता है। तो इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? पेरीनेटल। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। आज के हमारे किस टॉपिक के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं? एंटीनेटल यानी एंटीपार्टम, बिफोर डिलीवरी का। तो जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो कह रहा है द रीजन फॉर लेग क्रैम्प्स इन एंटीनेटल विमेन इज डिक्रीज इन द सीरम कैल्शियम लेवल, डिक्रीज इन फॉस्फोरस लेवल, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड, इंक्रीज इन सीरम प्रोजेस्ट्रॉन। तो पूछ रहा है कि इसमें जो वीमेन को लेग क्रैम्प होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका रीज़न क्या है। तो अगर लेग क्रैम्प होगा तो वहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज कैल्शियम होगा। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन हमारा प्रेगनेंसी में बढ़ता है, लेकिन ये लेग क्रैम्प का रीज़न नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड, ये भी लेग क्रैम्प का रीज़न नहीं होता है। डिक्रीज इन फॉस्फोरस लेवल, इससे भी लेग क्रैम्प नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल, ये ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट टिटेनस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एंटीनेटल मदर है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसमें टीटी कब लगाया जाता है। टीटी में क्या होता है? टीटी जो फर्स्ट टीटी होता है वो दिया जाता है अर्ली एज पॉसिबल। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है वैसे ही जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें क्या करना है? फर्स्ट टीटी दे देना है। और जो सेकेंड टीटी है, सेकेंड टीटी कब देना है? 4 वीक आफ्टर फर्स्ट टीटी, 4 वीक आफ्टर फर्स्ट टीटी। जो पहला टिटनेस का इंजेक्शन लगा था उसके 1 महीने बाद, 4 हफ्ते बाद दूसरा टीटी दे देना है। और थर्ड टीटी हम कब देते हैं? थर्ड टीटी देते हैं 6 मंथ आफ्टर
सेकेंड टीटी, जो सेकेंड टिटनेस का टीका लगा है उसके 6 मंथ बाद हम सेकेंड टीटी दे देते हैं। और फोर्थ टीटी कब देते हैं? ये 1 से 5 साल के बीच में देते हैं वुमेन को, प्रेगनेंसी के बाद या फॉलोइंग प्रेगनेंसी में देते हैं। अगर फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर से हम टीटी उसको देते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो फर्स्ट टिटनेस टॉक्सॉइड इम्यूनाइजेशन है वो कब दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला कब दिया जाता है? अर्ली एज पॉसिबल। तो 12 वीक, ऑप्शन ए 12 वीक, बी 16 वीक, सी 28 वीक एंड डी 24th वीक। तो 12 वीक वाला जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग? ऑप्शन ए 10 लूनार मंथ, बी 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज, सी 40 वीक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है उसमें ये सारे ऑप्शन सही हैं। 10 लूनार मंथ की होती है, एकदम सही है। 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज, हम ईडीडी निकालने में जोड़ते हैं, आपको पता ही होगा, 9 मंथ प्लस 7 डेज एंड 40 वीक, ये भी एकदम करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज, तो हमारी जो पूरी प्रेगनेंसी होती है, पूरी प्रेगनेंसी होती है उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है हमारा वो होते हैं फर्स्ट 12 वीक। फर्स्ट 12 वीक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, एंड जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो स्टार्ट होता है हमारा 13 से 28 वीक का जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो स्टार्ट होता है 29 वीक से 40 वीक्स तक का। 40 वीक्स की हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 13 to 28 वीक, नहीं, ये तो हमारा कौन सा है? सेकेंड ट्राइमेस्टर है। बी फर्स्ट 12 वीक, सी नन ऑफ द अबव, डी 29 to 40 वीक। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो फर्स्ट 12 वीक होते हैं। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। एंड डी ये कौन सा है? ये थर्ड ट्राइमेस्टर को इंडिकेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज, अभी आपने देखा था सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है? 13 से 28 वीक के बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए फर्स्ट 12 वीक, ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 13 से 28 वीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है 29 to 40 वीक, ये तो थर्ड ट्राइमेस्टर है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर इज, थर्ड ट्राइमेस्टर कौन सा होता है? 29 से लेकर के 40 वीक्स का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट 12 वीक, ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है 13 to 28 वीक, ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर है, गलत हो जाएगा। एंड सी कह रहा है 29 to 40 वीक, जी हाँ, यही थर्ड ट्राइमेस्टर आपका होता है 29 से 40 वीक। एंड डी जो है नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फॉल्स प्रेगनेंसी इज, फॉल्स प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्ट्राई ग्रेविड्रम, बी स्यूडोसाइसिस, सी लीनिया नाइग्रा, डी स्ट्राई एल्पिकेंस। तो स्ट्राई ग्रेविडम जो होते हैं वो जो स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमेन में, इस तरीके से स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्राई ग्रेविडम। और यही स्ट्रेच मार्क जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्ट्राई एल्बिकेंस। ये क्या होते हैं? ग्रेविडम पर्पल कलर के होते हैं और एल्बिकेंस सिल्वर कलर के होते हैं। इनकी इमेजेस मैं भी आपको दिखा दूंगी। एंड जो लीनिया नाइग्रा होता है, ये जो इस तरह की एक सिंगल लाइन बन जाती है, इसको हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है? ये स्ट्रेच मार्क्स हैं प्रेगनेंसी के, इसको फॉल्स प्रेगनेंसी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा? स्यूडोसाइसिस, इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स प्रेगनेंसी। ये देखिए पिक्चर देख लीजिए आप, ये डार्क पर्पल कलर के स्टिच मार्क आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्राई ग्रेविडम। एंड ये जब ओल्ड हो जाते हैं, सिल्वर वाइट कलर के हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्राई एल्पिकेंस। और ये आपको ये जो लंबी लाइन दिख रही है, ये क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। तो कभी कभी इमेजेस दिखाकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग hemoglobin value denote anemia in pregnant women? ऑप्शन ए HB 9%, बी HB 10%, सी HB 11%, डी HB 12%। तो प्रेगनेंसी में एनीमिया तब कंसीडर किया जाता है जब वुमेन का HB क्या होता है? लेस देन 9%। ठीक है, या
9%। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। HB 9% अगर है तो हम क्या बोलेंगे कि इस विमेन में, इस प्रेग्नेंट विमेन में क्या है, ये एनीमिक है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैकेनिज्म बिहाइंड फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है उसका क्या कारण है, उसकी क्या मैकेनिज्म है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, बी है डिक्रीज्ड ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, एंड सी कह रहा है डिक्रीज एर्थ्रोपोइसिस, एंड डी कह रहा है इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस। तो इंक्रीज हीमोलाइसिस तो होता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। डिक्रीज एर्थ्रोपोइसिस ये भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। एंड डिक्रीज ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी तो अभी हुई नहीं है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, प्रेगनेंसी की बात हो रही है, और वो भी बात किसकी हो रही है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया की हो रही है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, 30 to 40%, कितना, 30 to 40% जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और HB कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज HB कंसंट्रेशन। और क्या होता है, और इसमें होता है इंक्रीज सेल वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कितना, 20 to 30% से इंक्रीज हो जाता है। और एक चीज़ क्या होती है, और इसमें होता है इंक्रीज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, कितना इंक्रीज हो जाता है, 40 to 50% प्लाज्मा इंक्रीज हो जाता है। तो ये चारों चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा कितना इंक्रीज हो जाता है, 40 से 50%। सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है आपका 20 से 30%। एंड HB कंसंट्रेशन इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, कितना, 30 to 40%, 30 से 40% ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डज द एम्ब्रियो अंडरगो द मोस्ट रैपिड ऑर्गन डेवलपमेंट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है वो सबसे ज़्यादा ऑर्गन डेवलपमेंट करता है। ऑप्शन ए कह रहा है जाइगोट स्टेज, बी जर्मिनल स्टेज, सी एम्ब्रियोनिक स्टेज, डी फीटल स्टेज। तो डेवलपमेंट की हम मेनली 3 स्टेज पढ़ते हैं। पहली होती है हमारी जाइगोट स्टेज, कौन सी स्टेज, जाइगोट। और दूसरी होती है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज, और तीसरी स्टेज होती है फीटल स्टेज। ठीक है, तो जो जाइगोट स्टेज होती है ये 0 से 2 वीक्स की होती है, और जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ये 3 to 8 वीक्स की होती है, और जो फीटल स्टेज होती है ये स्टार्ट होती है 9 से 40 वीक्स की। ठीक है, तो जो मोस्ट रैपिड ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गन बनते हैं, वो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक होता है, वो होता है फर्स्ट 12 वीक। तो कौन सी स्टेज में हमारे सबसे ज़्यादा ऑर्गन बनेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑर्गन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप। इसमें पूछ रहा है कि जाइगोट कहाँ पर बनता है। ऑप्शन ए वेजाइना, बी फेलोपियन ट्यूब, सी ओवरीज, डी यूट्रस। तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से फर्टिलाइजेशन और इनकी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से जाइगोट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती हैं आपकी ओवरीज होती हैं, यहाँ से ओवम जाता है, यहाँ से स्पर्म जाता है, यहाँ पर आपका क्या होता है फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन, और यहीं पर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, और ये फिर डिवाइड होता है, मोरुला बनाता है, और वो फिर आकर के यहाँ पर यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो वो कहाँ पर होता है, यूट्रस में होता है। लेकिन जो जाइगोट कहाँ पर बनता है, वो बनता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, Which of the following best describe the zygote stage in human development? Option A, the stage of human development from fertilization to end of second week. Option B कह रहा है the stage of human development from the 3rd to the 8th week after conception. C कह रहा है the stage of human development from the 8th week until birth. And D कह रहा है the stage of human development occurring after birth. ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस पढ़ी थी। कौन कौन से स्टेज हमने पढ़ी थी, जाइगोट स्टेज पढ़ी थी, एंड दूसरी स्टेज हमने कौन सी देखी थी, दूसरी देखी थी एम्ब्रियोनिक स्टेज देखी थी हमने, एंड तीसरी कौन सी हमने देखी थी, तीसरी हमने देखी थी फीटल स्टेज। तो जो जाइगोट थी वो थी 0 से 2 वीक तक की, और जो एम्ब्रियोनिक थी वो थी 3 to 8 वीक तक की, और जो फीटल स्टेज थी वो थी 9 से
40 वीक की। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जाइगोट स्टेज कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एंड ऑफ द सेकेंड वीक। तो क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन से मतलब 0 से 2 वीक तक का जो स्टेज है वो, मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या बता रहा है, ये 3rd से 8 वीक की बात कर रहा है, मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ये 8th वीक से अंटिल बर्थ यानी 40 वीक की बात कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या बता रहा है, ये फीटल स्टेज बता रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। एंड डी जो ऑप्शन है वो डेवलपमेंट अकरिंग आफ्टर बर्थ, तो ये तो एकदम से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, the process by which the sperm and egg united and form a zygote is known as। इसमें कह रहा है कि जो हमारा स्पर्म है एंड जो हमारा एक ओवम है ये दोनों मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्लीवेज। ऑप्शन बी कह रहा है फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी कह रहा है इम्प्लांटेशन एंड डी कह रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक नर्स। इसमें कह रहा है कि कौन सी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसकी, ऑब्स्टेट्रिक नर्स। ये सब हमें जो अच्छे से ध्यान रखना होता है, इसमें क्या है, नॉट, कौन सी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो नॉट हमें नहीं भूलना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, ये एकदम एकदम सही बात है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, ये भी ऑब्स्टेट्रिक नर्स को करना होता है, ये भी एकदम सही बात कह रहा है। एंड परफॉर्मिंग जेनेटिक टेस्टिंग, इसमें हमें डाउट लग रहा है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड डी कह रहा है असिस्टिंग विथ लेबर एंड डिलीवरी, ये भी एकदम सही कह रहा है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों क्या है, ऑब्स्टेट्रिक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और परफॉर्मिंग जेनेटिक टेस्टिंग ये ऑब्स्टेट्रिक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग करना ऑब्स्टेट्रिक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द प्लेसेंटा फॉर्म फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए कह रहा है ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआस। ऑप्शन बी कह रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एमनियोटिक सैक। सी कह रहा है कोरियोनिक विलाई एंड मैटरनल आर्टरीज एंड डी कह रहा है फीटल स्किन एंड यूटेराइन लाइनिंग। डेवलपमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इसकी डिटेल क्लास में अपलोड जरूर करूँगी। क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि प्लेसेंटा किससे फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है, प्लेसेंटा वो बनता है हमारा ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआस से। किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआस से। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अम्बिलिकल कार्ड एंड एमनियोटिक सैक ये गलत हो जाएगा। कोरियोनिक विलाई एंड मैटरनल आर्टरीज ये भी गलत हो जाएगा। फीटल स्किन एंड यूटेराइन लाइनिंग ये भी गलत हो जाएगा। जो प्लेसेंटा बनता है वो किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआ से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लेसेंटा बेड ब्लड सर्कुलेशन थ्रू। इसमें पूछ रहा है कि जो प्लेसेंटा का बेड होता है, मतलब जो प्लेसेंटा होता है उसका, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। ऑप्शन ए कह रहा है विलाई। ऑप्शन बी कह रहा है स्पाइरल आर्टरीज। ऑप्शन सी कह रहा है कोरियोनिक मेम्ब्रेन एंड डी कह रहा है अम्बिलिकल आर्टरीज। जो प्लेसेंटल बेड का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो होता है थ्रू स्पाइरल आर्टरीज। किसके थ्रू होता है, स्पाइरल आर्टरीज के थ्रू। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड डी ये हमारे गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो हम एक तरफ से देख लेते हैं, पहला है हमारा डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। तो डेसिडुआ हम इसको बोलते हैं जो एंडोमेट्रियम हमारी ग्रो हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ, और उसी की कवरिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। तो पहला कह रहा है फॉर्म अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लेसेंटा एंड प्रोवाइडिंग अ बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड, ये नहीं है, गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है द इनर मेम्ब्रेन देन इंक्लोजेस द एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटस। इसमें बोल रहा है कि अंदर की मेम्ब्रेन जो एमनियोटिक फ्लूइड और बच्चे को कवर करती है, नहीं, वो डेसिडुआ नहीं है। पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, हाँ, पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम दैट कवर द डेवलपिंग प्लेसेंटा एंड इवेंचुअली डिसअपीयर एज द प्लेसेंटा ग्रो। तो ये क्या है, ये है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। तो ए का क्या हो जाएगा, सी।
ए का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दूसरा हम पढ़ते हैं सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? ऑप्शन डी हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस। तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट हमारा क्या होता है? ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड ये क्या कराता है? इन्वॉल्व होता है न्यूट्रिशन और गैस के एक्सचेंज में। तो जो ट्रू है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। एंड कोरियन क्या होता है? कोरियन जो होता है ये प्लेसेंटा की आउटर मोस्ट लेयर बनाता है और मैटरनल और फीटल ब्लड का बैरियर बनता है। तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लेसेंटा एंड प्रोवाइडिंग बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड। तो कोरियन हमारा 3 का कौन सा हो जाएगा? ए। एंड एमनियन क्या होता है? एमनियन एक इनर लेयर होती है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड और बच्चे को कवर करके रखती है। ऑप्शन बी हमारा 4 का क्या हो जाएगा? बी। तो अब हम ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। 1 का सी, ठीक है, 2 का डी, ठीक है, 3 का ए एंड 4 का बी। तो ऑप्शन 1 ही हमें क्या मिल गया? एकदम करेक्ट। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। करेक्ट रिगार्डिंग एससीजी हार्मोन इज ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ कार्पस लूटियम टिल 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा सीक्रेट दिस हार्मोन। तीसरा कह रहा है 60 to 70 डेज ऑफ प्रेगनेंसी एससीजी रीचेस मैक्सिमम लेवल इन द ब्लड। ये बात भी एकदम सही कह रहा है। तो ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे सारे ऑप्शन जो हैं वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे। तो एचसीजी हार्मोन के बारे में क्या जाना आपने? जो ये क्या है? ये कार्पस लूटियम का मेंटेनेंस कराता है 6 हफ्तों तक। कहाँ से सिक्रीट होता है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होता है। और ये मैक्सिमम ब्लड में कब होता है? 60 से 70 दिन में ये ब्लड में मैक्सिमम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें प्लेसेंटा के फंक्शन पूछ रहा है। पहला कह रहा है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन मदर एंड फीटस। बात एकदम सही है। दूसरा कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ मैटरनल हार्मोन। तीसरा कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम फीटस फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रॉमा। ये काम किसका होता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एंड डी कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ मैटरनल ब्लड प्रेशर। ये भी गलत हो जाएगा। और प्रोडक्शन ऑफ मैटरनल हार्मोन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट और गैसेस को मदर एंड फीटस के बीच में एक्सचेंज कराता है और फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एमडीबी मेथड एडॉप्टेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड मिफिप्रेस्टोन एंड मीजोप्रेस्टोल, बी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सी डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो हम ये तीनों चीज़ें काम में लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। The structure that supplies nutrition to the growing ovum before placenta take the function is। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता है तो जो ग्रोविंग जाइगोट होता है, ओवम होता है, उसको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कार्पस लूटियम, ऑप्शन बी कह रहा है डेसिडुआ, सी कह रहा है मायोमेटियम एंड डी कह रहा है कार्पस कैलोसम। तो कार्पस लूटियम क्या करता है? यही जो है ये क्या करता है? जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक कि ये क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। डेसिडुआ क्या होता है? ये गलत हो जाएगा। ये ग्रोइंग एंड जो ग्रोथ हो जाती है एंडोमेट्रियम की, उसी को हम डेसिडुआ बोलते हैं। ये गलत है। मायोमेट्रियम यूट्रस की लेयर होती है, ये गलत है। एंड कार्पस कैलोसम, ये जब कार्पस लूटियम डीजनरेट होने लगता है तो ये इसकी स्टेज में आता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो अभी हमने देखा, पिछली क्लास में हमने जब ओवुलेशन पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, तो हमने डिटेल में देखा है। आप वो क्लास मिस मत करिएगा। तो जो कार्पस लूटियम होता है वो क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है। क्या करता है? कार्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। VDRL ब्लड टेस्ट इज स्क्रीनिंग फॉर। VDRL किसके लिए किया जाता है? सिफिलिस के लिए ये टेस्ट किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सिफिलिस के लिए किया जाता है। सिफिलिस की स्टेजेस, स्क्रीनिंग, ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।
तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, सिफिलिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। एनीमिया गलत हो जाएगा, HIV गलत हो जाएगा एंड हेपेटाइटिस इज रॉन्ग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर प्लेसेंटा डेवलपमेंट। प्लेसेंटा जब तक नहीं बन जाता तब तक हमने बहुत बार डिस्कस किया है कौन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, वो हमारा इकलौता है बेचारा कार्पस लूटियम, जो कि क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। और कार्पस लूटियम कैसे बनता है, कैसे डिजेनरेट होता है, इसके लिए आप इस पिछली क्लासेस को विजिट करें। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा हाइपोथैलेमस गलत हो जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड भी गलत हो जाएगा, पिट्यूटरी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी कार्पस लूटियम ये एकदम सही ऑप्शन है। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर रहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्क्वीज्ड। पहली बार ब्रेस्ट मिल्क 12 वीक पर स्क्वीज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है 6 वीक, ऑप्शन बी 12 वीक एकदम करेक्ट है, डी 18 वीक गलत, टी 24th वीक गलत। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फीटल मूवमेंट कैन बी फेल्ड बाय द मदर। इसमें पूछ रहा है फीटल मूवमेंट मदर को कब फील होते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, नहीं, कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फील नहीं होता है। दूसरा कह रहा है एट 16 to 22 वीक ऑफ जेस्टेशन, सी कह रहा है अराउंड 2 वीक बिफोर ड्यू डेट एंड डी कह रहा है एट द एंड ऑफ 30 वीक। तो जो फीटल मूवमेंट होते हैं वो 16 से 20 हफ्ते में फील होने लगते हैं मदर को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज गलत एंड डी भी गलत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल हार्ट साउंड कैन बी असिस्ट। फीटल हार्ट साउंड कब असिस्ट की जा सकती है, तो जो फीटल हार्ट साउंड है वो लगभग 8 हफ्तों में आने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है 2 to 3 वीक गलत है, ऑप्शन बी कह रहा है 8 to 10 वीक, ऑप्शन सी कह रहा है 10 से 12 हफ्ते, ये भी गलत हो जाएगा, बहुत लेट बता दिया इन्होंने, एंड डी कह रहा है 16 से 18 हफ्तों में तो फीटल मूवमेंट फील होने लगते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, 8 से 10 हफ्तों के बीच में फीटल हार्ट साउंड एसेस की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन कैन बी डन बाय। जेंडर डिटर्मिनेशन कब कर सकते हैं, 6 से 12 वीक में, 12 से 16 वीक में, 18 से 24 वीक में, 16 से 18 वीक में। तो जो 12 से 16 वीक के बीच का समय है इसमें हम जेंडर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये सब आपको याद रखना होगा, कब हम जेंडर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, 12 से 16 वीक के बीच में या उसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ ऑफ फीटल डेवलपमेंट मेजॉरिटी ऑफ टेस्टिकल डिसेंट इनटू द स्क्रोटम बाई। इसमें कह रहा है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जब फीटल डेवलपमेंट होता है तो ज़्यादातर जो टेस्टिकल्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, एब्डोमेन में, वो जो डिसेंट होते हैं स्क्रोटम में, पहले वो कहाँ पर रहते हैं, एब्डोमेन में रहते हैं, और यहाँ पर जब वो स्क्रोटम में डिसेंट होते हैं तो वो कौन से हफ्ते में होते हैं। पहला कह रहा है 24, बी कह रहा है 26, सी कह रहा है 28, डी कह रहा है 30 हफ्ते। ठीक है, तो जो फीटल डेवलपमेंट में टेस्टिकल डिसेंट होते हैं वो लगभग 28 वीक में डिसेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट ऑल आर द चेंजेस अकर पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें पूछ रहा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या चेंजेस होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज इन वेट एंड इनलार्ज इन साइज, एकदम सही बात है। बी कह रहा है इलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन एंड सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, ये भी एकदम सही बात है। लो लेवल ऑफ पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन, ये भी एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन प्राइमरी पैरा एज 40 ईयर, एक प्राइमरी पैरा है जिसकी एज क्या है, 40 ईयर है, इज हॉस्पिटलाइज फॉर सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसको क्या है, PIH है। PIH क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे तो ये सब हम डिटेल डिस्कस करेंगे और डिजीज़ की मैं थ्योरी क्लासेस भी अपलोड करूँगी। व्हाट कैन बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन एज अ पेशेंट गॉट एडमिटेड। पहला क्या है, स्टार्ट IV फॉर ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, गलत है। क्यों हम ऑक्सीटोसिन उसको तुरंत देने लगेंगे,
दूसरा क्या है, रिकॉर्ड बेस लाइन वाइटल, एकदम सही बात कह रहा है। सबसे पहले अगर उसको हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ने के चांसेस है, तो हम क्या करेंगे, उसके वाइटल्स रिकॉर्ड करेंगे। सी कह रहा है एडमिनिस्टर्ड एंटी हाइपरटेंसिव, तो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन हमारा पूछ रहा है। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है, हम बिना बीपी नापे एंटी हाइपरटेंसिव नहीं दे सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड डी कह रहा है कलेक्ट ब्लड, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाइटल्स रिकॉर्ड करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ वी कैन एस्टिमेट ईडीडी। ईडीडी क्या होता है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। क्या होता है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एलएमपी से हम निकालते हैं। एलएमपी क्या होता है, एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जैसे हमारा लास्ट पीरियड आया है 12 अक्टूबर 2024 को, तो इसकी ईडीडी निकालने के लिए हम 9 मंथ प्लस 7 डेज जोड़ेंगे। 9 मंथ जोड़ेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो जुलाई हो गया 9 मंथ, और अब हम 12 में 7 डेज जोड़ेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जुलाई 2025। ये क्या हो जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट एमसी प्लस 280 डेज। दूसरा कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट एमसी प्लस 266 डेज। सी कह रहा है ओवुलेशन डे प्लस 280 डेज। डी कह रहा है ओवुलेशन डे प्लस 266 डेज। तो ओवुलेशन डे तो हम जोड़ते ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएंगे। और फर्स्ट डे ऑफ लास्ट एमसी प्लस 266 डेज, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी हम ईटीडी निकाल सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब एलएमपी का फर्स्ट डे प्लस उसमें 280 डेज जोड़ देंगे। ठीक है, या हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 9 मंथ प्लस 7 डेज जोड़ के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा इज। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा किसको कहते हैं, ग्रेविडा मतलब जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहा है, प्राइमी ग्रेविडा मतलब जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहा है, और एल्डरली जिसकी एज ज़्यादा हो गई है। पहला ऑप्शन कह रहा है विमेन हैविंग फर्स्ट प्रेगनेंसी अबव द एज ऑफ 25, तो 25 की एज में हम इसको एल्डरली नहीं बोलेंगे, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वुमेन, दूसरा क्या कह रहा है, विमेन हैविंग फर्स्ट डिलीवरी अबव द एज ऑफ 25, ये भी हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 25 ये नॉर्मल एज है प्रेगनेंसी की। एंड सी कह रहा है विमेन हैविंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी अबव द एज ऑफ 35, एंड ऑप्शन सी कह रहा है विमेन हैविंग फर्स्ट डिलीवरी अबव द एज ऑफ 35। तो हम क्या, प्राइमी ग्रेविडा मतलब जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। वो वुमेन जो पहली बार कंसीव कर रही है 35 साल की उम्र में, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर डिलीवरी से मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा, यहाँ पर फर्स्ट कंसीव कब कर रही है उससे मतलब होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और डी हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा है, ये पूछा गया है। पहला कह रहा है मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द फीटस, बात एकदम सही है, मेंटेन करता है टेम्परेचर। बी कह रहा है कंटेन फीटल यूरिन, फीटल लैंगो एंड एपिथेलियल सेल, कह रहा है फीटल की यूरिन और लैंगो जो बाल होते हैं वो एंड एपिथेलियल सेल होती हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, ये भी बात एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट इंजरी टू फीटस, ये भी बात एकदम सही है, बच्चे को कुशन प्रोवाइड करता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिससे बच्चे को कोई चोट ना लगे। तो ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सारे फंक्शन एमनियोटिक फ्लूइड के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अगर AFB इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई कैंसर सेल डेवलप हो रही हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, कैंसर ऑफ लिवर, ओवरीज या लंग्स, या और भी किसी तरीके की कैंसरस सेल की वजह से अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल शरीर में क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और कभी कभी लीवर डिजीजेस में भी इसका लेवल बढ़ा होता है। किस में बढ़ा होता है, लीवर डिजीजेस में भी इसका लेवल बढ़ा होता है।
तो हम देख लेते हैं कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो है इसका प्रेगनेंसी में क्या रोल है। तो ये जो टेस्ट होता है अल्फा फीटोप्रोटीन जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट कराया जाता है लगभग 15 से 20 वीक के बीच में। जब प्रेगनेंसी 15 से 20 वीक की होती है तब ये अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कराया जाता है। और जो अल्फा फीटोप्रोटीन है ये फीटस द्वारा बनाया जाता है, जहाँ से कहाँ पर आ जाता है, ये मैटरनल ब्लड में आ जाता है, मैटरनल ब्लड में आ जाता है। और अगर मैटरनल ब्लड में अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज होता है, मतलब कम मात्रा में होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के चांसेस हैं। क्या हैं? डाउन सिंड्रोम के चांसेस हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। इसमें क्या होता है? इंटेलेक्चुअल एंड हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं बेबी को। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर यहाँ पर अल्फा फीटोप्रोटीन अधिकता में होता है, अधिक मात्रा में होता है, तो यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, जिसके अंदर क्या आता है? स्पाइना बाइफिडा। और क्या हो सकता है? एनेन्सेफेली हो सकता है। एनेन्सेफेली में क्या होता है? ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। क्या नहीं होता? ब्रेन क्या होता है? अंडर डेवलप। और स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके चारों तरफ बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। इसके भी कई टाइप होते हैं, हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन सारे फीटल डिफेक्ट में कौन सा फीटल डिफेक्ट है जो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट से डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये तो हमारी नॉन प्रेग्नेंट की बात हो गई कि लीवर डिजीजेस में या कैंसर में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है फीटल डिफेक्ट। तो हम बात करते हैं प्रेग्नेंट स्टेज की। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है किसमें? डाउन सिंड्रोम में। और इंक्रीज किसमें हो रहा है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। तो देखते हैं इसमें कहीं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या डाउन सिंड्रोम ऑप्शन में है क्या। पहला क्या कह रहा है? फीटल डिस्ट्रेस। तो फीटल डिस्ट्रेस यहाँ पर है नहीं। फीटल डिस्ट्रेस कब होता है? जब बच्चे को एनफ ऑक्सीजन ना मिल रही हो, तब क्या होता है? फीटल डिस्ट्रेस होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है। ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन सी कह रहा है डाउन सिंड्रोम। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो अल्फा फीटोप्रोटीन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है? अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और अल्फा फीटोप्रोटीन कब कराया जाता है? 15 से 20 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। अगला ऑप्शन है आईयूजीआर, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ये मैटरनल या फीटस फैक्टर के कारण बच्चे की ग्रोथ यूट्रस के अंदर नहीं हो पाती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो जब बात यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की आई है तो एक चीज़ और हम जान लेते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से होता है? फोलिक एसिड की कमी से होता है। फोलिक एसिड कब दिया जाता है? मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। और कब दिया जा सकता है? जब से कोई भी विमेन कंसीव करने का प्लान कर रही हो उसके 3 महीने पहले से, 3 मंथ बिफोर, जब वो सोच रही हो कि अब बच्चा करेंगे उसके 3 महीने पहले से ही फोलिक एसिड टैबलेट खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो खाना ही खाना है। तो जो फोलिक एसिड है उसकी प्रिवेंटिव डोज क्या होती है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड की जो प्रिवेंटिव डोज होती है, क्या होती है? प्रिवेंटिव डोज होती है, वो होती है 400 माइक्रोग्राम यानी 0.4 mg। और जो थेराप्यूटिक डोज होती है, थेराप्यूटिक डोज होती है वो क्या होती है? 4000 माइक्रोग्राम। क्या होती है? 4000 माइक्रोग्राम यानी 4 mg। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। What can be the cause of low estriol level during pregnancy? ऑप्शन ए कह रहा है ट्राइसोमी ऑफ 18। ट्राइसोमी ऑफ 18 किसको कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। किसको कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम को। ठीक है, डाउन सिंड्रोम अभी हमने डिस्कस किया, इसमें क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसमें क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड ओपन रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये किसकी कमी से होता है? फोलिक एसिड की कमी से होता है।
और इसमें क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर लो एस्ट्रियोल लेवल है तो उसमें ये सारे ट्राइसोमी ऑफ 18, डाउन सिंड्रोम, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या टर्नल सिंड्रोम या और भी बहुत तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, प्रेगनेंसी एंड हो सकती है। ठीक है, तो इसके सप्लीमेंट्स कभी कभी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट लाइकली टू कॉज डिस्निया ऑन एक्सर्शन इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है इन चारों में से जो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करा सकती है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एब्रप्सियो प्लेसेंटा। ये क्या होता है, ये होता है जब प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीटली, प्लेसेंटा क्या होता है, पार्सली या कंप्लीटली क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है किससे, फ्रॉम द यूट्रस, फ्रॉम द यूट्रस बिफोर डिलीवरी। एब्रप्सियो प्लेसेंटा किसको कहते हैं, जब प्लेसेंटा डिलीवरी के पहले पार्शियल या कंप्लीट रूप से यूट्रस से अलग हो जाता है। तो इसमें सिम्टम क्या होते हैं, इसमें हो सकता है पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। फीटल डिस्ट्रेस क्यों होगा, क्योंकि जब प्लेसेंटा अलग हो जाएगा तो बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इसमें डिस्निया का कोई भी सिम्टम नहीं आता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जब प्लेसेंटा, जैसे कि ये आपका यूट्रस है, क्या है आपका यूट्रस है, यहाँ पर प्लेसेंटा चिपका हुआ है इस तरीके से, ये आपका बच्चा ऐसे बना हुआ है, और ये क्या है, ये है सर्वाइकल ऑस। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पर अटैच होता है, एट द ओपनिंग इन द सर्विक्स, सर्विक्स की ओपनिंग के पास अटैच होता है प्लेसेंटा, और इस तरीके से यहाँ पर बेबी बना होता है। इससे क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो पार्शियल या कंप्लीट रूप से क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स को पार्शियल या कंप्लीट रूप से कवर कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। इसके भी कई टाइप होते हैं, वो हम आगे क्लासेस में एबनॉर्मलिटीज़ जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, सर्विक्स के पास ये प्लेसेंटा अटैच है, जिससे पार्शियल या कंप्लीट रूप से सर्विक्स को इसने कवर कर रखा है। तो यहाँ पर सिम्टम क्या होंगे, यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। क्या होगी, फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है विदाउट पेन। एक्लम्सिया क्या होता है, एक्लम्सिया में होता है प्री एक्लम्सिया प्लस सीजर। प्री एक्लम्सिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्री एक्लम्सिया प्लस क्या होता है, सीजर आते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, एक्लम्सिया। तो प्री एक्लम्सिया में क्या होता है, इंक्रीज बीपी, मदर का बीपी बढ़ जाता है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक की प्रेगनेंसी होने के बाद अगर मदर का बीपी बढ़ता है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन का बीपी 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी होने के बाद बढ़ जाता है, तो उसको हम कंडीशन को बोलते हैं प्री एक्लम्सिया। और प्री एक्लम्सिया के साथ साथ, यानी बीपी बढ़ने की समस्या के साथ साथ अगर उसको सीजर भी आने लगे तो उसको हम टर्म देते हैं एक्लम्सिया। ठीक है, तो एक्लम्सिया में बीपी बढ़ता है, सीजर्स आते हैं, लेकिन डिस्निया जैसा कोई सिम्टम नहीं आता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और बी क्या था, प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें भी अगर बहुत ब्लीडिंग होती है तो डिस्निया जैसे सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन कॉमनली नहीं आते हैं। अगला कह रहा है पॉलीहाइड्रोमेनोस। पॉलीहाइड्रोमेनोस क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें क्या हो जाता है, पॉलीहाइड्रोमेनोस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होती है वो कितनी होती है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होती है नॉर्मल, वो होती है 8 से 22 के बीच में। कितनी होती है नॉर्मल, 8 से 22 के बीच में। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI अगर 5 से कम हो जाती है, या एमनियोटिक फ्लूइड 800 ml से कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनियोस। और अगर ये AFI 24 से ज़्यादा हो जाती है, या जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मोर देन 1200 ml हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनियोस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम होते हैं ब्रीथलेसनेस। क्या होता है, ब्रीथलेसनेस।
तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमिनियोन्स। कितना हो जाएगा इसमें AFI हो जाएगा 24 से ज़्यादा और एमनियोटिक फ्लूइड 1200 ml से ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन विद डायबिटीज़। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज़ है, डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसको कौन सी कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी उसका शुगर कम हो जाएगा। तो पहला कह रहा है वेट गेन से शुगर कम होने का कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम क्या होता है, इसमें क्या होता है, सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। क्या होता है, सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग होता है मदर को, तो इससे क्या हो सकता है, ब्लड शुगर कम हो सकता है। तो ये ऑप्शन कौन क्या हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एल्बुमिनूरिया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यूरिन में एल्बुमिन आने से शुगर कम होने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम से डायबिटिक मदर को क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज ऑल्सो नोन एज अम्बिलिकल ग्रिप। तो ग्रिप पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लियोपोल्ड मैनवर क्या होते हैं। लियोपोल्ड मैनवर क्या होते हैं, तो लियोपोल्ड मैनवर क्या होते हैं, ये स्टेप होते हैं, स्टेप्स टू असेस प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ फीटस इन यूट्रस। प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ फीटस इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर फीटस की प्रेजेंटेशन और पोजीशन एसेस करने के लिए जो हम स्टेप यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लियोपोल्ड मैनवर्स बोलते हैं। तो इसको हम लियोपोल्ड मैनवर क्यों बोलते हैं, एक जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन गेरहार्ड लियोपोल्ड। इन्होंने ये सारे स्टेप दिए थे, क्या किया था इन्होंने ये सारे स्टेप दिए थे फीटस की पोजीशन और प्रेजेंटेशन को एसेस करने के लिए, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लियोपोल्ड मैनुअल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिए थे 4 स्टेप। पहला था आपका फंडल ग्रिप, ठीक है, तो फंडल ग्रिप को और क्या बोलते हैं, फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअल, ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया था लैटरल ग्रिप, इसका दूसरा नाम रहता है अम्बिलिकल ग्रिप या सेकेंड लियोपोल्ड मैनुअल। तीसरा इन्होंने दिया था पाउलिक ग्रिप, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड पेल्विक ग्रिप। क्या बोलते हैं, सेकेंड पेल्विक ग्रिप। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, पाउलिक ग्रिप को ही क्या बोलते हैं, सेकेंड पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, थर्ड लियोपोल्ड मैनुअल। और चौथा जो इन्होंने स्टेप दिया था उसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिप या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल, ठीक है। तो इन्होंने कितने स्टेप दिए थे, फंडल, लैटरल, पाउलिक, पेल्विक, ठीक। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका फंडल ग्रिप। तो फंडल ग्रिप में देखिए ये हाथ से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो एग्जामिनर है उसका फेस कहाँ है, टूवर्ड द पेशेंट। तो इसमें जो एग्जामिनर का फेस कहाँ होगा, वो मदर की फेस की तरफ होगा। कहाँ होगा, फेस टूवर्ड मदर्स फेस, मदर की फेस की तरफ। आपको हाथ से ही समझ में आ रहा होगा कि जो एग्जामिनर है उसका फेस और मदर का फेस आमने सामने है। और ये फंडल हाइट इसमें देख रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर, फंडल हाइट। तो यहाँ पर क्या डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन फंडल हाइट, यहाँ पर फंडल हाइट देख रहे हैं, ठीक है। और क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फीटल लाई एंड जेस्टेशनल एज, फीटल लाई एंड जेस्टेशनल एज भी इससे हम क्या करते हैं, पता करते हैं। किससे पता करते हैं, फंडल ग्रिप से। तो फंडल ग्रिप में क्या होगा, जो एग्जामिनर का फेस है वो मदर की फेस की तरफ होगा, और इसमें फंडल हाइट हम देखेंगे, और फंडल हाइट से क्या पता करेंगे, जेस्टेशनल एज पता करेंगे और फीटल लाई पता करेंगे। और दूसरा होता है हमारा लैटरल ग्रिप। तो लैटरल ग्रिप में क्या होता है, जो मदर है उसके एब्डोमेन में लैटरल साइड से इस तरीके से हम पैल्पेट करते हैं हाथ से, और हम क्या देखते हैं, लोकेट फीटल बैक। क्या करेंगे, लोकेट करेंगे फीटस की बैक को, कि उसकी बैक किस तरफ है, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिटरमाइन प्रेजेंटेशन
क्या करेंगे, फीटल की बैक को देखेंगे और क्या डिटरमाइन करेंगे, प्रेजेंटेशन डिटरमाइन करेंगे। और क्या करेंगे, जो इसमें भी हाथ देखिए सामने की तरफ है, मतलब जो एग्जामिनर का फेस है वो किधर है, फेस टूवर्ड मदर फेस, मदर की फेस की तरफ ही एग्जामिनर का फेस है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा हो गया, फंडल ग्रिप एंड लेटरल ग्रिप। पहले ऊपर से पैल्पेट किया और क्या किया, जेस्टेशनल एज देखा, फंडल हाइट देखी, फिर क्या हुआ, साइड से हमने पैल्पेट किया मदर के एब्डोमेन को और फीटस की बैक देखी और क्या देखा, प्रेजेंटेशन देखा, ईदर इज वर्टेक्स और ब्रीच। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो आप डायग्राम ये देख रहे हैं ये किसका है, ये पाउली ग्रिप का है। पाउली ग्रिप को और हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड पेल्विक ग्रिप। क्या बोलते हैं, सेकेंड पेल्विक ग्रिप। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम नीचे की तरफ से, मतलब इसमें भी हाथ देखिए ऊपर की तरफ है, मतलब फेस जो मदर का फेस है और एग्जामिनर का फेस है वो आमने सामने है, फेस टूवर्ड मदर, फेस टूवर्ड मदर्स फेस। मदर का और एग्जामिनर का फेस आमने सामने है और इसमें एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, जो फीटस है उसका हेड पकड़ रखा है, मतलब ये प्रेजेंटिंग पार्ट चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दे आर चेकिंग फॉर द प्रेजेंटिंग पार्ट, कि नीचे हेड पहले आ रहा है डिलीवरी के टाइम पे या लोअर पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट देख रहे हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्रेजेंटिंग पार्ट आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है, पाउली ग्रिप में देखा जाता है। ठीक है, और अगर प्रेजेंटेशन पूछा जाए तो क्या होगा, लेटरल ग्रिप में प्रेजेंटेशन देखा जाता है। और चौथा है पेल्विक ग्रिप, इसको क्या हम बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या फोर्थ लियोपोल्ड मैनवर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए हाथ ऊपर से आ रहे हैं, मतलब जो एग्जामिनर है उसका फेस मदर के फीट की तरफ है। तो क्या है, एग्जामिनर जो है उसका फेस क्या है, फेस टूवर्ड मदर्स फीट, मदर की फीट की तरफ अब एग्जामिनर ने फेस कर लिया है। अब ये हाथ से देख रहे हैं कि इंगेजमेंट हो गया है या इंगेजमेंट नहीं हुआ है। क्या चेक कर रहे हैं, ये इंगेजमेंट चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, इंगेजमेंट चेक कर रहे हैं, वेदर इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। क्या चेक कर रहे हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक, तो डाइवर्जेंट है, मतलब ये इस तरीके से, अगर यहाँ पर इंगेजमेंट हो गया है तो ये डाइवर्जेंट, ऐसे हाथ आएंगे और इस तरीके से चले जाएंगे, अलग दिशाओं में क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, डाइवर्जेंट में इंगेजमेंट हो गया है, इंगेज्ड। ठीक है, और कन्वर्जेंट मतलब, कन्वर्जेंट में क्या होगा, ऐसे हाथ आएंगे और ये हाथ आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पर अभी हेड नहीं आया है और पर इंगेजमेंट नहीं हुआ है। कन्वर्जेंट मतलब नॉन इंगेज्ड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चारों ग्रिप। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लियोपोल्ड मैनवर किसने दिया था, क्रिश्चियन गेरहार्ड लियोपोल्ड ने, एक गायनेकोलॉजिस्ट थे जर्मन के, जिन्होंने ये लियोपोल्ड मैनवर दिया था। उन्हीं के नाम के ऊपर इसे हम लियोपोल्ड मैनवर्स कहते हैं। इन्होंने 4 स्टेप दिए थे क्या करने के लिए, प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन फीटस की एसेस करने के लिए। पहला इन्होंने दिया था फंडल ग्रिप, जिसको हम फर्स्ट लियोपोल्ड बोलते हैं। दूसरा दिया था लैटरल ग्रिप, इसके दूसरे नाम अम्बलाइकल ग्रिप या सेकेंड लियोपोल्ड भी हैं। तीसरा इन्होंने दिया था पाउली ग्रिप, जिसको सेकेंड पेल्विक ग्रिप या थर्ड लियोपोल्ड बोलते हैं। चौथा इन्होंने दिया था पेल्विक ग्रिप, जिसको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या फोर्थ लियोपोल्ड मैनवर बोलते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं फंडल ग्रिप, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लियोपोल्ड मैनवर। इसमें जो एग्जामिनर का फेस, मदर का फेस आमने सामने होगा और इसमें फंडल हाइट और जेस्टेशनल हाइट एज का पता करेंगे। क्या करेंगे, फंडल हाइट और जेस्टेशनल एज का पता करेंगे, फीटल लाई का पता करेंगे। दूसरा है लेटरल ग्रिप, इसको अम्बलाइकल ग्रिप भी या सेकेंड लियोपोल्ड बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, बगल से ऐसे लेटरल साइड से हम एब्डोमेन को पैल्पेट करेंगे और यहाँ पर फीटल की बैक हम चेक करेंगे, जिससे क्या डिटरमाइन करेंगे, प्रेजेंटेशन, वेदर इज ब्रीच और वर्टेक्स। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, जो फेस होगा वो मदर के फेस की तरफ ही होगा। अगला वाला हम देखते हैं पाउली ग्रिप, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड पेल्विक ग्रिप या थर्ड लियोपोल्ड। तो पहले, दूसरे, तीसरे तीनों में जो एग्जामिनर का फेस होगा वो मदर की फेस की तरफ ही होगा। तो पाउली ग्रिप में क्या चेक करते हैं, इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट चेक करते हैं। हम ऐसे हेड को पकड़ेंगे कि हेड पकड़ में आ रहा है या लोअर पार्ट है नीचे की तरफ, कौन सा पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट होगा डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, और चौथा नंबर है आपका पेल्विक ग्रिप, इसको फोर्थ लियोपोल्ड या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। इसमें हम इंगेजमेंट देखते हैं कि ये डाइवर्जेंट हो रहा है इस तरीके से या कन्वर्जेंट हो रहा है। हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज ऑल्सो नोन एज अम्बलाइकल ग्रिप। तो अभी हमने देखा था अम्बलाइकल ग्रिप को उसको कहते हैं लैटरल
ग्रिप को हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल ग्रिप या सेकेंड लियोपॉड। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लैटरल ग्रिप। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पाउलिक ग्रिप। तो पाउलिक ग्रिप कौन सा था, थर्ड लियोपॉड मैनवर। थर्ड लियोपॉड मैनवर को हम क्या बोलते थे, पाउलिक ग्रिप बोलते थे, और इसी को हम क्या बोलते थे, सेकेंड पेल्विक ग्रिप बोलते थे। क्या बोलते थे, सेकेंड पेल्विक ग्रिप बोलते थे। तो थर्ड लियोपॉड एकदम सही बात है, सेकेंड पेल्विक ग्रिप एकदम सही बात है, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप ये गलत हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। थर्ड लियोपॉड और सेकेंड पेल्विक ग्रिप को पाउलिक ग्रिप भी बोलते हैं। विच ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप परमिट्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन। तो अभी हमने देखा था यहाँ पर कि फीटल प्रेजेंटेशन कौन डिटरमाइन करता है, फीटल प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाता है लैटरल ग्रिप। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे कह रहा है ऑप्शन ए लैटरल ग्रिप, बी फंडल ग्रिप, सी पेल्विक ग्रिप, डी पाउलिक ग्रिप। तो पाउलिक ग्रिप क्या दिखा रहा था, ये प्रेजेंटिंग पार्ट दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था, प्रेजेंटिंग पार्ट दिखा रहा था। और पेल्विक ग्रिप क्या दिखा रहा था, ये इंगेजमेंट दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था, इंगेजमेंट दिखा रहा था। और फंडल ग्रिप क्या दिखा रहा था, ये जेस्टेशनल एज दिखा रहा था और फंडस हाइट दिखा रहा था। और लैटरल ग्रिप क्या करता है, ये फीटल प्रेजेंटेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, फीटस प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप परमिट डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल पोजीशन। अब इसमें पूछ रहा है कि पोजीशन कौन सा दिखाएगा। तो पाउलिक हमारा क्या दिखा रहा था, पाउलिक हमारा आपको पता है प्रेजेंटिंग पार्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, प्रेजेंटिंग पार्ट दिखा रहा था। पेल्विक ग्रिप क्या दिखा रहा था, ये इंगेजमेंट दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था, इंगेजमेंट। फंडल क्या दिखा रहा था, ये फंडल हाइट दिखा रहा था, फंडल हाइट दिखा रहा था। और लैटरल ग्रिप क्या दिखा रहा था, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ लियोपॉड मैनवर। तो फोर्थ लियोपॉड को हम क्या बोल रहे थे, पेल्विक ग्रिप। क्या बोल रहे थे फोर्थ लियोपॉड को, पेल्विक ग्रिप। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, पहला लैटरल गलत हो जाएगा, बी फंडल गलत हो जाएगा, सी पेल्विक ये एकदम सही बात है, और पाउलिक इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड पेल्विक ग्रिप, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी पेल्विक ग्रिप को ही क्या बोलते हैं, लियोपॉड फोर्थ मैनवर, ये एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप इज ऑल्सो नोन एज थर्ड मैनवर ऑफ लियोपॉड। थर्ड लियोपॉड मैनवर कौन सा होता है, पाउलिक ग्रिप। कौन सा होता है, पाउलिक ग्रिप। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड लियोपॉड मैनवर, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड पेल्विक ग्रिप, सेकेंड पेल्विक ग्रिप। तो ऑप्शन ए कह रहा है फंडल ग्रिप, गलत हो जाएगा। बी कह रहा है लैटरल ग्रिप, नहीं इसको हम अम्बिलिकल ग्रिप कहते हैं। सी कह रहा है फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, ये भी गलत हो जाएगा, ये फोर्थ लियोपॉड मैनुअल होता है। एंड डी कह रहा है सेकेंड पेल्विक ग्रिप, ये एकदम सही बात हो जाएगी, जो सेकेंड पेल्विक ग्रिप होता है उसी को थर्ड लियोपॉड मैनुअल या पाउलिक ग्रिप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप इज यूज टू असेस डिसेंट ऑफ हेड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी पेल्विक ग्रिप है जिससे हम ये असेस कर सकते हैं कि जो फीटस है उसका हेड डिसेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फंडल ग्रिप में आपको पता है इसमें हम सिर्फ फंडल हाइट देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, फंडल हाइट। तो इसमें हम डिसेंट नहीं देख सकते हैं, हेड डिसेंट हुआ है नहीं हुआ है ये हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लैटरल ग्रिप में हम क्या देखते हैं, इसमें प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन देखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप में हाँ ये बात एकदम सही है, इसमें इसी से हम क्या देखते हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इंगेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब फीटल हैज डिसेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।